हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। तो अपन बात कर रहे थे कल सिंचाई की। सिंचाई किसे बोलते हैं? तो एक बार अपन कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी सिंचाई की परिभाषा की। तो सिंचाई की परिभाषा क्या होती है? सिंचाई की परिभाषा मतलब जब वर्षा नहीं होती है, ठीक है, जब वर्षा नहीं होती है तब पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, जब वर्षा नहीं होती है तब पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में नमी बनाए रखने के उद्देश्य से जो कृत्रिम रूप मतलब नलों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से आदि के माध्यम से जो कृत्रिम रूप से जो जल देने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अपने सिंचाई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी उद्देश्य की। सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य था फसलों को सूखने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सेकंड था फसलों को पाले से बचाने के लिए। नेक्स्ट था मृदा में नमी बनाकर कृषि क्रियाएं करने के लिए। और अगला था अपक्षालन या निक्षालन की क्रिया करने के लिए। और लास्ट था वायुमंडल को नम बनाकर पौधों को अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई का निर्धारण कैसे करते हैं? तो सिंचाई का निर्धारण 3 प्रकार से करते हैं अपन। तो पहला था सिंचाई के समय का निर्धारण, सेकंड था सिंचाई की मात्रा का निर्धारण और थर्ड था सिंचाई की विधि का निर्धारण। ठीक है, मतलब सिंचाई अपन कैसे करते हैं। तो उसके बाद अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था सिंचाई के समय का निर्धारण। तो सिंचाई के समय का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला था पौधों के आधार पर और सेकंड था मृदा नमी के आधार पर। ठीक है, तो सिंचाई के समय का निर्धारण अपन ने सबसे पहला पढ़ा था पौधे के आधार पर। तो पौधे के आधार पर अपन ने 4 प्रकार से सिंचाई के समय का निर्धारण किया था। कितने प्रकार से किया था? अपन ने 4 प्रकार से किया था। सबसे पहला था पौधे की बाह्य स्थिति देखकर, मतलब सुबह के समय और दोपहर के समय अपन 2-3 दिन लगातार खेत में जाएंगे। खेत में जाने के बाद अपन क्या करेंगे? पौधों का अवलोकन करेंगे। अगर पौधे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं तो उसमें अपन को क्या करनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पढ़ा था अपन ने पत्तियों का तापमान मापकर। तो पत्तियों का तापमान किसे मापते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापते हैं। और पत्तियों का तापमान कब बढ़ता है? जब मृदा में और पौधों में नमी की कमी हो जाती है। क्या? जब मृदा में और पौधों में क्या हो जाती है? नमी की कमी हो जाती है। तब जो इसकी पत्तियां होती है, तो जो पौधों की पत्तियां होती है वो क्या कर देती है? अपने रंध्रों को बंद कर देती है। तो जैसे रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो जाती है। और जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है तो पत्तियों का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब पत्तियों का तापमान बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से माप लेते हैं और सिंचाई के समय का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट था पत्तियों में जलीय या जल की मात्रा मापकर। तो प्रत्येक पौधों की पत्तियों से अपन जल की मात्रा मापनी होती है इस विधि में। तो ये विधि केवल जो प्रयोगशालाएं होती है वहां तक ही सीमित थी। ये इसका प्रयोग अपन फील्ड में नहीं कर सकते, मतलब इसका वो जो प्रयोग है वो सामान्य किसान नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट पढ़ी थी अपन ने क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो प्रत्येक फसल की अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है, मतलब क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। अगर ऐसी अवस्था, फसल की ऐसी अवस्था जिस पर अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल की उपज में बहुत अधिक हानि हो जाएगी। तो अलग अलग फसल की अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है। जैसे गेहूं की होती है CRI होती है, कल्ले कुटान अवस्था होती है, फिर घाटे बनना होती है, वाले बनना होती है, मिल्क स्टेज मतलब दूध अवस्था होती है, और एक होती है लास्ट पकाव होती है। तो अलग अलग फसलों की क्या होती है? अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है। फिर अपन ने पढ़ा था सेकंड मृदा नमी के आधार पर। तो मृदा नमी के आधार पर अपन कैसे करते हैं सिंचाई के समय का निर्धारण? जो मृदा में जो उपलब्ध जल रहता है, मृदा में जो उपलब्ध जल रहता है वो सबसे जो प्रयुक्त जो मृदा के स्तर पर जो जल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन? क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। और जो निचले स्तर पर, निचले अवस्था में जो जल पाया जाता है उसे स्थायी मलानी बिंदु बोलते हैं। ये हो गई ऊपरी सीमा, ये हो गई निचली सीमा। निचली सीमा, ठीक है। तो ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। और निचली सीमा को क्या बोलते हैं? अस्थायी मलानी बिंदु। अस्थायी मलानी बिंदु।
ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में जो अवस्था पाई जाती है, इन दोनों के बीच में जो जल पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं प्राप्य जल। क्या बोलते हैं उसे? प्राप्य जल। ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो केवल इसी जल को ग्रहण करते हैं, इन दोनों जलों को वो ग्रहण नहीं कर पाते। केवल कौन से जल को ग्रहण करते हैं? वो प्राप्य जल को ग्रहण करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे क्या होती है? मतलब मृदा नमी में कमी होने लग जाती है। और जैसे जैसे मृदा में नमी की कमी होने लगती है वैसे वैसे कौन सी स्टेज आने लगती है? अस्थायी मैलानी बिंदु अवस्था आने लग जाती है। और जब ये अवस्था आ जाती है तो पौधा क्या हो जाता है? पौधा मुरझा जाता है। ठीक है। तो ये अवस्था आने से पहले अपन को क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। बात करते हैं अपन इससे आगे अपन ने स्टार्ट किया था ठीक है। तो अगले बिंदु के ऊपर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है अपना सिंचाई की मात्रा का निर्धारण। सिंचाई की मात्रा का निर्धारण। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि अलग अलग फसलें, मतलब अलग अलग फसलों को अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कई फसलें कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है, कई फसलें अधिक पानी ग्रहण करके फिर अच्छा उत्पादन देती है। तो अलग अलग फसलों को अलग अलग पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जैसे धान है तो धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान को लगभग 900 से 2500 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे अपन गन्ना। तो गन्ना को 1500 से 2500 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर बात करेंगे अपन गेहूं की। तो गेहूं को 450 से 600 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर बात करेंगे अपन आलू की। तो आलू को 500 से 700 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो फसलें होती है उनको अलग अलग पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। कई फसलें कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है और कई फसलें अधिक पानी में अच्छा उत्पादन देती है। तो सभी फसलों की जल मांग अलग अलग होती है। जैसे धान की कितनी होती है? 900 से 2500 mm होती है। फिर गन्ने की कितनी होती है? 1500 से 2500 mm होती है। फिर गेहूं की बात करेंगे अपन तो गेहूं की होती है 450 से 600 mm। फिर आलू की कितनी होती है? 500 से 700 mm होती है। तो इस तरह अपन किसका निर्धारण करेंगे? मात्रा का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की। फिर बात करते हैं अपन तीसरा पॉइंट है सिंचाई की विधि का, सिंचाई की विधियों का निर्धारण। सिंचाई की विधियों का निर्धारण। तो सबसे पहली विधि है बाढ़ कृत या जल आप्लावन विधि। ठीक है। तो सबसे पहली विधि कौन सी है? बाढ़ कृत या जल आप्लावन विधि। इसमें क्या होता है? जैसे अपना खेत है। ठीक है। जैसे क्या है? अपना खेत है
तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक जगह से, कहां से, एक जगह से, जैसे मान लो यहां से क्या करेंगे अपन, पानी को छोड़ेंगे, ठीक है, ये अपना खेत है, इसमें क्या करते हैं अपन, एक जगह से पानी को छोड़ेंगे, तो एक जगह से पानी को छोड़ेंगे तो ये यहां से बढ़ता बढ़ता पूरे खेत में फैल जाता है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, आप्लावन विधि बोलते हैं। इस विधि का उपयोग जहां पर अधिक पानी की व्यवस्था होती है वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग धान की फसलों में करते हैं, धान की फसल में करते हैं। इस विधि का उपयोग जल बाहुल्य क्षेत्रों में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। अगली बात, इस विधि का प्रयोग समस्याग्रस्त मृदाओं को सुधारने में, करते हैं, किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है, बाढ़ करते हैं जल आप्लावन विधि। मतलब इस विधि में जो जल होता है ना वो बाढ़ के रूप में आता है, ठीक है ना। मतलब एक जगह से पानी आता है, वो क्या करता है, वो एक तरफ से पूरे खेत को भर देता है। इस विधि को कौन सी विधि बोलेंगे अपन, जल आप्लावन या बाढ़ विधि, ठीक है ना। इस विधि का प्रयोग धान की फसलों में करते हैं, ठीक है। इस विधि का उपयोग जहां पर जल की अधिकता होती है, जहां जल अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का उपयोग जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है, जो लवणीय, जो सारे मृदाएं होती है ना, वहां पर किया जाता है। क्योंकि जो सारे मृदाएं होती है, जो लवणीय मृदाएं होती है, उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, लवण इकट्ठा हो जाते हैं, और उन लवणों को गोलकर खेत से बाहर निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं अपन, जल आप्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी विधि, बाढ़ करते हैं जल आप्लावन विधि। सेकंड विधि की अपन बात करेंगे, इस चित्र को मैं यहां बना देता हूं। ठीक है ना, ये कौन सी विधि है, बाढ़ करते हैं जल आप्लावन विधि। सेकंड विधि की अपन बात करें तो सेकंड विधि होती है चौके, कौन सी विधि, चौकीवार द्रोणी सिंचाई विधि, ठीक है। इस विधि में अपन क्या करते हैं, ये अपना खेत है, इस विधि में अपन क्या करेंगे, जैसे ये अपना खेत है, ठीक है ना, ये खेत है, इस खेत को समतल करके, क्या करके, इस खेत को बड़े तरीके से समतल करके इसमें क्या कर देंगे अपन, आयताकार या वर्गाकार क्यारियां बना देंगे, ठीक है। तो इस विधि में अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, खेत को समतल कर लिया, समतल करने के बाद उसमें क्या बना दिया अपन ने,
क्यारियां बना दी, आयताकार या वर्गाकार विधि से अपन ने क्या बना दी, क्यारियां बना दी। तो इस विधि को क्या बोल देंगे अपन, चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि बोल देंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन इसके लाभ की, क्या क्या लाभ होते हैं इस विधि से। ठीक है, तो बात करेंगे अपन लाभ की। लाभ, तो इस विधि का सबसे सिंपल लाभ, पहला लाभ यही है कि ये विधि सबसे सरल विधि है। कौन सी विधि है, सरल विधि है। ठीक है, पहला लाभ तो क्या हो गया, ये सबसे सरल विधि है। ठीक है, दूसरे लाभ की अगर अपन बात करेंगे तो दूसरे लाभ में अगर मान लो इस खेत में अपन यहाँ से पानी छोड़ेंगे, ठीक है ना, इस खेत में मान लो ये जो बाढ़ग्रस्त विधि है, इस खेत में अगर अपन ने पानी छोड़ा तो इस खेत में पानी क्या करेगा, जैसे यहाँ से पानी छोड़ा ना, तो कहीं पर तो अधिक पानी बढ़ जाएगा, कहीं पर कम पानी पहुंचेगा। ठीक है ना, तो कहीं पर तो अधिक पानी बढ़ रहा है, कहीं पर कम पानी पहुंच रहा है। लेकिन जो ये विधि होती है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करते हैं अपन, पहले खेत को समतल कर लिया अपन ने, ठीक है ना, उसमें क्या बना दिया अपन ने, क्यारियां बना दी। तो क्यारियां बनाने के बाद जो इसमें होता है, जो इसमें पानी का जो वितरण होता है वो समान होता है, मतलब जो क्यारियां होती है इनमें सब में पानी बराबर मात्रा में पहुंचता है। तो सेकंड लाभ क्या हो जाएगा, पानी का समान वितरण होता है, पानी का समान वितरण होता है। ठीक है, तो सेकंड लाभ क्या हो गया, पानी का समान वितरण होता है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई, चौकीदार द्रोणीय सिंचाई विधि। फिर अगले लाभ की अगर अपन बात करते हैं तो इस विधि से आप अगर खेत में पानी दे रहे हो, क्या इस विधि से अगर आप खेत में पानी दे रहे हो तो ये यहाँ से पानी यहाँ तक पहुंचेगा, तो बहुत सारे जल की हानि हो जाती है। इसमें पानी भी अधिक मात्रा में चाहिए इसको, जैसे यहाँ से एक तरफ से जाएगा इसमें तो इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में आप क्या करोगे, यहाँ से पानी छोड़ोगे तो बराबर मात्रा में समान वितरण हो जाएगा सभी क्यारियों में। तो इस विधि में, इस विधि की अपेक्षा, कौन सी विधि की अपेक्षा, बाढ़ग्रस्त विधि की अपेक्षा, बाढ़ग्रस्त विधि की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा इसके लाभ। फिर बात करते हैं अपन इसकी हानियां क्या क्या होती है। ठीक है ना, ये विधि आपके सिलेबस में नहीं है, बात करते हैं जब आप लॉन्ग विधि आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया था, इसको आप मतलब यहाँ पर पढ़ाया था। ठीक है ना, तो आपकी जो सिलेबस में विधि है वो कौन सी विधि है, केवल चौकीदार द्रोणी सिंचाई विधि है। तो इसके लाभ तो क्या क्या हो गए, सबसे पहले सरल विधि है, ठीक है ना, सेकंड पानी का समान वितरण हो जाता है, और थर्ड कौन सी है, बाढ़ जो विधि होती है उसकी अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। कौन सी विधि में, चौकीदार द्रोणी सिंचाई विधि में। ठीक है ना, इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी हानियां की। तो हानियां क्या क्या होती है, हानियां, ठीक है ना, तो जैसे इस विधि को देखो आप, ये विधि क्या है, बिल्कुल प्लेट है, इसमें कोई क्यारे नहीं है, कोई मेड़ नहीं है, कोई नाले नहीं है, बिल्कुल समतल है एक तरफ से। तो इसमें पौधे भी अपन हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है ना, पूरे खेत में अपन पौधे लगा सकते हैं। लेकिन जो ये विधि होती है इनमें केवल क्यारियों में पौधे लगते हैं। किनमें पौधे लगते हैं, क्यारियों में पौधे लगाए जाते हैं। जो ये होती है, जो मेड़ होती है, इसकी जो नालियां होती है, ये तो ऐसे ही खाली रहती है। तो जो ये विधि होती है इसका जो अधिकांश भाग होता है, जो अधिकांश भाग जैसे मेड़ या नाली, जो इसका अधिकांश भाग है वो क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। ठीक है ना, तो इस विधि में, तो इसकी सबसे पहले यानी क्या हो गई, इस विधि में खेत का अधिकांश भाग, इस विधि में खेत का अधिकांश भाग मेड़ वो नालियां बनाने में
व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाली तो क्या हुई, इस विधि में खेत का जो अधिकांश भाग होता है, अधिकांश जो भाग होता है वो मेड़ और नाले बनाने में क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। सेकंड हानि की अगर अपन बात करेंगे तो सेकंड हानि, इस विधि में अपन क्या कर सकते हैं, इस विधि में अगर अपन ने जैसे अपन ट्यूबवेल से पानी मतलब सिंचाई कर रहे हैं इस खेत की, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने ट्यूबवेल चला दी और जाके खेत में आराम से सो गए। ठीक है ना, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, इसमें कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस विधि में क्या होगा, अगर आपने यहाँ से यहाँ मोटर चलाया, आपने मतलब ट्यूबवेल चला दी और आप खेत में जाके सो गए ना, तो बस ये क्यारी तो सूखी रह जाएगी, पानी कहाँ चला जाएगा, पूरा ये क्यारी में अपने खेत से बाहर निकल जाएगा। तो बताओ इस खेत में अधिक श्रम की आवश्यकता हुई, इसमें हुई? इसमें तो आप घर पे जाके सो रहे हो, लेकिन इसमें नहीं सो सकते आप घर पे जाके, इसमें तो आपको खेत में रहना पड़ेगा और खेत में रहकर क्या करना पड़ेगा, इन क्यारियों को भरना पड़ेगा। तो सेकंड हानि हो जाएगी, इस विधि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। सेकंड हानि कौन सी हो गई, इस विधि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर तीसरी विधि, अगर आप इस विधि में कोई यंत्र चला रहे हो, जैसे मान लो निराई गुड़ाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने गेहूं बोए इस खेत में, और इस खेत में गेहूं बोए तो आपने क्या किया, इनको जैसे आपके पास बहुत सारी जमीन है तो आप हाथों से थोड़ी काटोगे, इतनी मेहनत कौन करता है, आप क्या करोगे, इसमें कंबाइन चलाओगे। तो आप इसमें आसानी से कंबाइन चला सकते हो, इसमें तो चला सकते हो ना, लेकिन अगर इसमें आप कंबाइन चलाओगे तो इसमें कंबाइन चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी मेड़ बनी हुई है, बहुत सारी नालियां बनी हुई है। तो इसमें क्या होगा, जो कृषि उपकरण चलाएंगे, कृषि यंत्र चलाएंगे, उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो तीसरी हानि कौन सी हो जाएगी, इस विधि में कृषि यंत्रों में, इस विधि में कृषि यंत्रीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो तीसरी हानि कौन सी होगी, इस विधि में कृषि यंत्रीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अगली हानि, ठीक है, इस विधि में आपने खेत जैसा भी था, ठीक है ना, ऊपर का बढ़ता ऊंचा नीचा था, जैसा भी था, आपने क्या किया, यहाँ से पानी छोड़ा और उसमें पानी बढ़ दिया खेत में। ठीक है, लेकिन इस विधि में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, खेत को समतल करना पड़ेगा। जब तक आप खेत को समतल नहीं करोगे ना, तब तक आप उनमें जो क्यारी बनाओगे उनमें पानी का समान वितरण नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने ये क्यारी बनाई इसमें, और अगर इधर से ऊंची, मतलब ये क्यारी क्या है, ऊपर उठी हुई है, ऊंची है, और इधर नीचे है ना, तो यहाँ से पानी कहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो इस खेत को पहले क्या करना होता है, समतलीकरण करना होता है। ठीक है, तो खेत को समतल करने के लिए वे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हानि हो रही है ना, मतलब अपन खेत को समतल करेंगे, समतल करने के लिए अपन क्या बुलाएंगे, यंत्र बुलाएंगे, जैसे ट्रैक्टर मतलब पाटा चलाएंगे अपन उसमें। तो पाटा चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर वाले को पैसे देने पड़ेंगे, और अपने हाथ से पैसे जाएंगे, तो अपनी जेब तो खाली हो रही है ना, और जेब खाली होगी तो अपन को हानि होगी पैसों की। ठीक है ना, तो अगली हानि कौन सी हो गई, खेत को समतल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगली बात, इस विधि में एक व्यक्ति, इस विधि में क्या करता है, एक व्यक्ति आसानी से पूरे खेत को पानी से भर सकता है। ठीक है ना, और इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस विधि में जो अकेला व्यक्ति होता है वो पूरे खेत में क्यारी नहीं बना सकता। क्यारी बनाने के लिए
और व्यक्ति बुलाने पड़ेंगे उनको, उसको मतलब खेत में क्यारे बनाने के लिए मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो मजदूर लगाने के लिए भी तो खर्च करना पड़ेगा ना उसको, वहां भी पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इस विधि में क्या होती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी हानियां। तो अपन पढ़ रहे थे चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि। तो अपन इसमें क्या करते हैं, पहले खेत को समतल करते हैं और खेत को समतल करने के बाद उसमें क्या बनाते हैं अपन, आयताकार या वर्गाकार क्यारियां बना देते हैं पूरे खेत में, ठीक है ना, क्यारियां बनाते हैं। तो इस विधि को क्या बोल देते हैं अपन, चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि बोल देते हैं। फिर बात की अपन ने लाभ की। तो सबसे पहला लाभ क्या है, ये सरल विधि है, ठीक है ना, मतलब आसानी से अपन इसको बना सकते हैं, इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये क्या है, सरल विधि है, जैसे कि पानी का समान वितरण होता है। जैसे ये विधि है, इसमें तो कहीं पर अधिक पानी भरेगा, कहीं पर कम पानी भरेगा। लेकिन जो ये क्यारी विधि होती है, जो चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि होती है, इसमें क्या होता है, पानी समान मात्रा में सभी क्यारियों में पहुंच जाता है। तो सेकंड लाभ क्या होगा इसका, पानी का समान वितरण हो जाता है। तीसरी बात, अगर अपन इसमें सिंचाई करेंगे तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, और अगर अपन इस विधि में सिंचाई करेंगे तो उसकी इसकी अपेक्षा इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी। ये तो हो गए इसके लाभ। फिर बात की अपन ने हानि होगी। तो सबसे पहले हानि होती है, इस विधि में खेत का अधिकांश भाग मेड़ और नाले बनाने में व्यर्थ हो जाता है। ये तो क्या था, बिल्कुल फ्लैट था, इसमें तो पूरे खेत में अपन फसल के पौधे लगा सकते हैं। लेकिन जो एक खेत होता है ना, जो के बाद द्रोणी सिंचाई विधि होती है, इसमें अपन क्या करते हैं, ओनली क्यारियों में पौधे लगाते हैं। क्या करते हैं, क्यारियों में पौधे लगाते हैं अपन। इसकी जो अपन मेड़े बनाएंगे इनमें अपन पौधे नहीं लगाते, और जो ये नाली बनाएंगे इसमें अपन क्या नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते। जो इस खेत का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या हो रहा है, नालियां और मेड़े बनाने में व्यर्थ हो रहा है, ठीक है। तो सही नाली कौन सी हो गई, खेत का अधिकांश भाग मेड़ और नाले बनाने में व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। फिर बात की अपन ने इस विधि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इस विधि में अकेला आदमी पूरे खेत को पानी पिला सकता है, या फिर इस विधि में आप क्या करोगे, यहाँ पर पानी छोड़ा तो घर पे जाके सो गए आराम से, जैसे पूरा आपने वापस आके देखा तो पूरा खेत भर गया, ठीक है ना। तो आसानी से पूरे खेत को पानी पिला रहे हो आप, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस विधि में क्या करना पड़ेगा आपको, पूरी दिन या पूरे रात इस खेत में बैठा रहना पड़ेगा। जैसे ये क्यारी भरते हैं, इसमें पानी को ये कर भेजना होगा, फिर ये भर गई तो इसमें, फिर ये भर गई तो इसमें। तो आप घर में जाकर नहीं सो सकते, इसमें आपको परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तो तीसरी हानि क्या बोली मैंने, इस विधि में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। फिर चौथी हानि की अपन बात करेंगे। तो इस विधि में कृषि यंत्रीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। जैसे इस खेत में आप कंबाइन, ट्रैक्टर कुछ भी आसानी से चला सकते हो, लेकिन इस खेत में जो आप मेड़े बनाओगे ना, मेड़े बनाओगे, नालियां बनाओगे, तो इससे जो कृषि यंत्र चलाओगे, जैसे मान लो कंबाइन चला रहे हो, तो कंबाइन चलाने में इसमें क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो चौथी हानि क्या हो गई, इस विधि में कृषि यंत्रीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। फिर अगली हानि की बात करेंगे अपन, पांचवी हानि। तो पांचवी हानि क्या होती है, खेत को समतल करने के लिए वे करना पड़ता है, ठीक है ना। इस विधि में तो जैसे भी खेत था उसमें आपने पानी भर दिया, लेकिन इस खेत में पहले आप क्या करोगे, समतल करोगे, और समतल करने के लिए क्या चलाओगे, इसमें ट्रैक्टर चलाओगे। ट्रैक्टर से मतलब क्या करोगे, उसमें पूरे खेत में पाटा चलवाओगे, ठीक है ना, रोटावेटर चलवाओगे। तो उससे क्या होगा, आपके अधिक खर्चा आएगा उससे, ठीक है ना। ट्रैक्टर चलाओगे तो उसमें डीजल बनेगा, मतलब डीजल जलेगा, ठीक है ना, और डीजल जलेगा तो उसको क्या आप फ्री में ले आओगे क्या, ठीक है ना। उसके लिए भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, वहां पे पैसे देने पड़ेंगे, तो आपका खर्चा अधिक आएगा। कौन सी विधि में, जो के बाद द्रोणी सिंचाई विधि में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन लास्ट हानि की। तो लास्ट हानि क्या है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। इस खेत में अगर आप क्यारियां बनाओगे, नालियां बनाओगे, तो एक इंसान पूरे खेत में नाले क्यारे नहीं बना सकता, ठीक है ना। आपको इसमें मजदूर लगाने पड़ेंगे, और मजदूर लगा के इसमें क्यारे और नालियां बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया लास्ट हानि, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन अगली विधि की।
ठीक है, तो अपन बात करेंगे अगली विधि की कल की क्लास में। आज यही तक, ठीक है, कल मिलते हैं अपन नई विधि के साथ।